साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विनीत और इस वीडियो सीरीज में मैं बात कर रहा हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम भारतीय न्यायालय के अंदर जो केसेस की लंबी पेंडेंसी है उसको जल्दी कैसे खत्म कर सकते हैं, हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टाइम को कैसे कम कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मैंने जनहित याचिका अपनी दायर करी थी, उस जनहित याचिका में मैंने एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराने की मांग करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। वो था कि जो कंप्लेनेंट है, जो अक्यूज है और जो विटनेस है, उसको सरकार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहां पे वो अपनी स्टेटमेंट्स अपने केस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे सके और वो ट्रांसपेरेंसी के साथ कोर्ट तक भी विजिबल होनी चाहिए। और इस वीडियो में आज मैं डिस्कशन करूंगा कि वो रिक्वायर क्यों है, उसकी जरूरत क्या है हमारे को ऐसे प्लेटफॉर्म होने की। तो जहां पे मैंने पिछले वीडियो को छोड़ा था उससे आगे आज हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस ने अपने पोर्टल के अंदर लॉग इन कर रखा है, वो फेल्ड मीडिएशन केसेस के ऊपर अभी हैं। ठीक है, वो अपने राइट साइड में आती हैं और चेक करती हैं कि व्यू करंट इन्वेस्टिगेशन स्टेटस क्या है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन जिन लोगों को विटनेस बनाना था, जिन जिन लोगों को अक्यूज बनाना था, जिन जिन को कंप्लेनेंट बनाना था, उनके आधार नंबर अपने सिस्टम में ऐड करे थे। ठीक है, सिमिलरली उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नोटिस भी इशू करे थे कि आप आके जांच में सहयोग कीजिए। उन्होंने जब अपने थाना क्षेत्र से बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन करी थी, तो जिस थाने में गए थे वहां से रियल टाइम इंफॉर्मेशन अपनी अपडेट करवाई थी, जीडी एंट्री हो गई या कौन सा पुलिस पर्सन उस थाने का इनको असाइन होता, कितने बजे पहुंचे, ये सारी चीजें इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करी थी। उन्होंने कुछ एविडेंस भी कलेक्ट करे थे जिसको इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर किया था अपने सिस्टम के अंदर। और जहां पे हमने बात खत्म करी थी वो ये थी कि ऑनलाइन स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये ब्लैंक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के पेज पे। पुलिस स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, रिक्वेस्ट 161 सीआरपीसी 180 बीएनएसएस स्टेटमेंट ऑनलाइन। यानी कि जो भी आपकी पार्टीज हैं उनको यहाँ पे आप देखो। आपने देखा कि पहली पार्टी जो है कंप्लेनेंट है, दूसरी पार्टी अक्यूज है, तीसरी पार्टी प्रोसिक्यूशन विटनेस है और चौथी पार्टी डिफेंस विटनेस है। इनके सबके आधार नंबर जो है यहाँ पर लिंक्ड है, आप देख सकते हैं। और राइट साइड में पुलिस के पास एक ऑप्शन आ रहा है कि इशू सीआरपीसी 161 रिक्वेस्ट ऑनलाइन। यानी कि आपके जो भी पार्टीज हैं उनसे आप उनकी ऑनलाइन स्टेटमेंट अपनी मांगो। ठीक है, और उसको मांगने का कारण क्या है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये जो पीडीएफ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल करी थी, वो पिटीशन है ये। उसके पैराग्राफ नंबर 2.26 में मैंने मेंशन किया था, व्हाइल रेफरिंग टू द 3 जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेमली ए श्री सतीश मेहरा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड अनदर, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस देवेंद्रनाथ बधी, सी नित्य धर्मानंदा एट द रेट के लेनिन एंड अनदर वर्सेस श्री गोपाल सीलम रेड्डी, also known as Nithya Bhaktananda and another. One fact emerges with clarity. For decades, accused persons have repeatedly requested that their exculpatory evidence be considered at the stage of discharge or in quashing petitions on the ground that they possess sufficient evidence to show the allegations are baseless, often motivated by animosity or personal gain. होता क्या है, भारत में सबको पता है कि फर्जी मुकदमे भी बहुत सारे होते हैं। तो होता क्या है, सपोज करो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, ठीक है, पुलिस ने उसमें चार्जशीट फाइल करी, आप गए कोर्ट के अंदर कि साहब मेरे खिलाफ ये झूठा मुकदमा दायर हुआ है, मेरे पास सबूत है, देखो आप सबूत देख लो। ठीक है, तो अभी क्या है कि कानून ने जजेस के भी हाथ बांध रखे हैं कि आप डिफेंस एविडेंस को एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग द चार्जेस या डिस्चार्ज के टाइम पे आप उनको कंसीडर नहीं कर सकते, उनको क्वेश्चन में कंसीडर नहीं कर सकते। वो आप जब ट्रायल के एंड में डिफेंस स्टेज आती है उस स्टेज पे आप जाके उसको कंसीडर कर सकते हैं डिफेंस का। सपोज करो कि एक पर्सन ए है, ए पर्सन के पास पूरा प्रूफ है कि मैं इस एफआईआर के अंदर बेगुनाह हूं। ठीक है, तो वो अगर कोर्ट के पास जाके बोलता है डिस्चार्ज के टाइम पे कि साहब मेरे पास ये एविडेंस है, मेरा एविडेंस देख लो, तो उनके पास पावर नहीं है कि आपके एविडेंस को देखें। जजेस किस चीज को देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज या फ्रेमिंग चार्जेस या इन द 482 की एप्लीकेशन या 528 बीएनएसएस हो गई अब तो। ठीक है, वो देख सकते हैं उस मटेरियल को जो इसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने चार्जशीट के साथ पुट किया है ऑनरेबल कोर्ट के सामने। तो सबसे बड़ी कमजोर कड़ी यहीं पे आ जाती है कि सपोज करो जो पर्सन ए था, जो अक्यूज था, उसने पुलिस को अपनी कोई स्टेटमेंट दी। ठीक है, अब पुलिस ने क्या दर्ज करी पता नहीं, वो कुछ भी अपना लिख दे उन्होंने, वो सही भी लिख सकते हैं, वो गलत भी लिख सकते हैं। यार पुलिस वाले ने सही भी लिखी और अक्यूज बोले कि मैंने तो बोला नहीं था जी, पुलिस वाले ने झूठ लिख दिया, तो इसमें दोनों के नुकसान की संभावना है। अक्यूज चाहे तो पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगा सकता है कि ये स्टेटमेंट मैंने दी ही नहीं, उन्होंने जो 161 में लिखी हुई है। और बी, अगर अक्यूज कोई स्टेटमेंट दे रहा है और पुलिस भी उसको गड़बड़ कर सकती है, या कोई भी जांच एजेंसी जो भी उस मुकदमे की जांच कर रही है वो गड़बड़ करने की पूरी क्षमता रखती है। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आपने सपोज करो अपनी बेगुनाही के सबूत पुलिस को दे भी दिए,
पुलिस ने उस पर रिलाई नहीं किया और उन्होंने चार्जशीट में उसको नहीं लगाया, तो होगा क्या कि आप जो है जज साहब को बोलोगे कि साहब मैंने तो इनको अपनी बेगुनाही के सबूत दिए थे, उस पर जांच हुई नहीं है, ठीक है। तो जज साहब बोलेंगे नहीं, जो प्रोसिक्यूशन यानी कि जो जांच एजेंसी ने रखा है या जो स्टेट ने हमारे सामने रखा है, हम अभी उस पर रिलाई करेंगे, आप अपनी बेगुनाही की सबूत ट्रायल में जब डिफेंस की स्टेज आएगी तब आप अपने रखना। तो इसका नुकसान क्या हुआ कि अगर आपके बेगुनाही के सबूत भी आप उन्हें यूज नहीं कर सकते हो, आपको पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा और आपको जितना भी लंबा टाइम वो ट्रायल खींचेगा आपको झेलना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है कि जो कहते हैं प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कि यानी जब तक आप आरोपी साबित नहीं हो जाते हैं तब तक आपको निर्दोषी माना जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव क्या हो रहा है कि आपको ऐसा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात यह है कि आपको सफर करना पड़ रहा है ये सब होने के बाद भी। एक कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी ऑल्टरम पार्टम में एक बोलते हैं शब्द, अगर मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए माफ करना, जिसका मतलब होता है कि आपने बिना किसी पार्टी को बिना सुने उसके खिलाफ कोई निर्णय ना दें, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है कि आपके पास एविडेंस होते हुए भी अगर प्रोसिक्यूशन ने यानी कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसको चार्जशीट में नहीं रखा तो भैया उसे लेके बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है। आप डिफेंस के स्टेज जब आएगी ट्रायल के अंत में तब जाके आप अपनी बेगुनाही की सबूत देना। अच्छा, तो जो 3 जजमेंट्स के नाम मैंने अभी ऊपर लिए थे उसमें से पहला जजमेंट था श्री सतीश मेहरा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द कंसर्न that the object of providing such an opportunity as is envisaged in section 227 of the code is to enable the court to decide whether it is necessary to proceed to conduct the trial। यानी जब चार्जशीट रख दी जाती है कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो कोर्ट पहले ये देखती है कि जो आपके पास जो प्रोसिक्यूशन ने मटेरियल प्रोवाइड किया है, जो चार्जशीट ने प्रोवाइड करी है, उसके अंदर ऐसा सफिशिएंट मटेरियल है कि जिसके बेसिस पे प्राइमा फेसाई माना जाए कि अक्यूज्ड जो है उसी ने अपराध किया है, और उसके बेसिस पे वो चार्जेस को फ्रेम करते हैं और उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। In Satish Mehra versus Delhi administration, the court recognized the concern that the object of providing such an opportunity, as is envisaged in section 227 of the code, is to enable the court to decide whether it is necessary to proceed to conduct the trial। यानी डिस्चार्ज के अंदर जो एप्लीकेशन फाइल होती है कोर्ट के समक्ष, वो इसीलिए कोर्ट को पावर दी गई थी ताकि कोर्ट ये एक बार देख सके कि क्या जरूरी है कि ट्रायल इसमें कंडक्ट करा जाए। If the case ends there, it gains a lot of time of the court and saves much human efforts and cost. If the materials produced by the accused, even at that early stage, would clinch the issue, why should the court shut it out, saying that such documents need to be produced only after wasting a lot more time in the name of trial proceedings? Hence, we are of the view that Sessions Judge would be within his powers to consider even materials which the accused may produce at the stage contemplated in section 227 of the code। अगर ऐसे कोई एविडेंस है जो कि प्रोसिक्यूशन के केस को वहीं पे खत्म कर सकता है, धराशायी कर सकता है, तो उसको कंसीडर करो और आगे मत बढ़ो, ठीक है, केस को वहीं खत्म कर दो। इससे होगा क्या कि कोर्ट्स का भी टाइम बचेगा और जबरदस्ती जो अक्यूज को भी जो सफर करना पड़ेगा ट्रायल को, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। However, in state of Odisha versus Devendra Nath Padhi, the court took a contrary view, holding that at the stage of charge, only prosecution material can be considered, and the accused may bring his evidence only after charges are framed। यानी कि जब चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं या डिस्चार्ज की जब एप्लीकेशन आपने लगाई तो कोर्ट क्या करेगा, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है जो प्रोसिक्यूशन ने उनके सामने रखे हैं। द कोर्ट रीजन दैट सिंस एविडेंस इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड ओनली ड्यूरिंग ट्रायल, द अक्यूज्ड एंटाइटलमेंट टू इन्वोक सेक्शन 91 सीआरपीसी डज नॉट अराइज एट द स्टेज ऑफ चार्ज। यानी कोर्ट ने क्या कहा कि जो सेक्शन 91 सीआरपीसी की पावर को यूज करके जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कराने के लिए एक प्रोविजन है, वो बिफोर ट्रायल अक्यूज उसको इन्वोक नहीं कर सकता कि आप जो है सेक्शन 91 को इन्वोक करके कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना चाहें, क्योंकि जो डिफेंस एविडेंस है या जो भी एविडेंस है वो एट द स्टेज ऑफ ट्रायल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इन नित्य धर्मानंदा वर्सेस श्री गोपाल शीलम रेड्डी, द कोर्ट हेल्ड दैट इफ देयर एग्जिस्ट मटेरियल ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी withheld by the prosecution or the investigator, the court is not debarred from summoning it even if it is not part of charge sheet, yet the defense still cannot independently invoke section 91 dehors the court's satisfaction। नित्य धर्मानंदा वर्सेस श्री गोपाल शीलम रेड्डी में कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोर्ट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने या प्रोसिक्यूशन ने अपने पास कोई ऐसा मटेरियल छुपा लिया है जो कि बहुत वैल्यूएबल है और ये चार्जशीट में नहीं पुट किया है, तो वो मंगा सकती है, उस रिकॉर्ड पे कोर्ट मंगा सकती है और वो दे कैन कंसीडर इट। जरूरी नहीं कि अगर चार्जशीट में नहीं लगा तो कोर्ट नहीं देख सकती, कोर्ट के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि कोर्ट नहीं देख सकती, कोर्ट मंगा सकती है, लेकिन अक्यूज अपनी तरफ से इन्वोक नहीं कर सकता सेक्शन 91 को कि भाई इस चीज को मंगाओ आप ऑन रिकॉर्ड। तो ये सबसे बड़ा मेरे को लूप होल लगा था कि अक्यूज के पास अगर अपना डिफेंस है भी और प्रोसिक्यूशन ने किसी भी वजह से
उसको चार्जशीट में पेश नहीं किया तो उसको पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा, और जो भी हानि उसको होनी है, उसके जो संवैधानिक अधिकारों का हनन होना है, वो सारी चीजें उसके साथ होती रहेंगी। ठीक है। One thing is common in all these three matters mentioned above, which is the absence of defense evidence from the charge sheet, followed by a request to look into the defense evidence at the stage of discharge or charge framing. The absence of defense evidence from the charge sheet in any case could arise from following gaps. Investigation officer during the investigation did not ask the accused if the accused want to submit his defense for the investigation so that it can be investigated by the police officer. यानी आईओ ने पूछा ही नहीं कि भाई तेरे को कुछ अपना एविडेंस देना है जिसको मैं इन्वेस्टिगेट करके उसमें लगा सकूं कि तेरे भी जो तू बातें रख रहा है वो कितनी सही है कितनी गलत है। या दूसरा क्या हुआ, दैट द अक्यूज्ड हैड लेस ट्रस्ट इन द पुलिस ऑफिसर्स टू प्रोड्यूस हिज डिफेंस मटेरियल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो जो अक्यूज है उसे पुलिस पे भरोसा नहीं था, या उसे जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी था उस पर भरोसा नहीं था, और उसने अपनी बातें उसके सामने नहीं रखी। ठीक है, जो अपना मटेरियल, जो डिफेंस मटेरियल था वो आईओ को नहीं दिया, तो ऑब्वियसली जब उसने दिया नहीं तो चार्जशीट में तो आएगा कहां से। Some well-wishers of the accused told accused not to tell the complete story to the IO and rather told to submit his defense directly in court. कि भाई तुम आईओ को उसमें बताना, हम कोर्ट पे रखेंगे अपने मटेरियल को। ठीक है। That the accused was not aware how to put his defense during the investigation, to whom to put the defense during the investigation. उसको पता ही नहीं कि मेरे पास डिफेंस मटेरियल तो है, बट मैं किस तरीके से रखूं और किसके सामने रखूं। उससे ये इन्फॉर्मेशन की कमी भी एक कारण हो सकती है कि चार्जशीट में उसका डिफेंस क्यों नहीं है। That the accused gave exculpatory evidence to the investigation officer and it was IO who did not put the complete material in the charge sheet. यानी कि आपने दे दिया आईओ को, सपोज करो, लेकिन आईओ ने उसको नहीं रखा चार्जशीट के अंदर, तो भी आपका चार्जशीट छट गया, आपका एविडेंस। Interpretation of law in regards to section 91 of CRPC as defined in state of Odisha versus Devendranath Pati. If any document is necessary or desirable for the defense of the accused, the question of invoking the section 91 CRPC at initial stage of framing of a charge would not arise since defense of the accused is not relevant at that stage. यानी कि आप सेक्शन 91 की पावर को यूज नहीं कर सकते हो एज एन अक्यूज, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। Same situation is seen in various quashing petitions under section 482 CRPC or its equivalent section 528 BNSS, where it is said that defense evidence is not to be considered at this stage. Suppose करो चार्जशीट फाइल हो गया, आप कोर्ट के पास फिर चले गए, हाई कोर्ट के पास, कि साहब इसको रद्द कर दिया, इसको खत्म कर दो, इसको पैश कर दो, ठीक है, ये झूठी है एफआईआर, आप मेरा डिफेंस देख लीजिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी 482 में नहीं देख पाएंगे आपके डिफेंस मटेरियल को, वो बोलेंगे कि डिफेंस अपने ट्रायल में दिखाना, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है। This position effectively renders the court dependent upon the prosecution. यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कोर्ट तो उसके पर निर्भर होगी। क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन रखा नहीं तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्राइम एफएसआई, अगर मेरी नजर से देखें, अगेन ये लीगल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक मेरी अपनी एनालिसिस है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कोर्ट क्या है, डिपेंडेंट किस पे हो गया? कोर्ट डिपेंडेंट हो गया आईओ के ऊपर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, कि उसने चार्जशीट में क्या रखा क्या नहीं रखा। This position effectively renders the court dependent upon the prosecution and the investigating officer to determine what material is or is not exculpatory, while simultaneously excluding the accused evidence from consideration until the stage of trial. Such a practice runs contrary to the principle of audi alteram partem, as it disregards the accused's right to present or rely upon his own evidence at the very stage when his liberty is first at stake. In consequence, the accused is made to suffer the punishment of undergoing trial merely on the basis of accusations, while the complaint is accorded the status of unquestionable truth. यानी आपके पास अपना एविडेंस है, आप उसी पर रिलाई नहीं कर पा रहे हो, और इसके बाद आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है वो भी खतरे में पड़ी हुई है जिस स्टेज पे, ठीक है, और आप अपने ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, अपने डिफेंस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ये न्याय किसी भी तरीके से नहीं है मेरे हिसाब से। However, it is to be noticed that section 227 और 482 of CRPC, जो 227 हमने भी देखा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सतीश मेहरा में जिसमें बात करी है, और 250 और 528 ऑफ बीएनएसएस, आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस एंड टू स्टॉप द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि जो सेक्शन बनाए गए 227 या 482 सीआरपीसी का, या 250 528 बीएनएसएस का, आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारे किस लिए बनाए गए? ताकि आप जस्टिस को सिक्योर कर सकें, आप प्रोसेस ऑफ लॉ के अब्यूज को रोक सकें, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ को आप स्टॉप कर सकें, ये इसलिए बनाए गए। अगला पॉइंट था मेरा, दैट द ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड द कोर्ट इज नॉट टू सप्रेस डिफेंस मटेरियल बट टू इंश्योर दैट ऑल रिलेवेंट एविडेंस वेदर फ्रॉम द कंप्लेनेंट, प्रोसिक्यूशन और अक्यूज्ड इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट। अगला पॉइंट है कि आपने चार्जशीट फाइल कर दिया, आपने एक तरफ की बातें उसके अंदर लिख के रख दी, किसी भी तरफ लिख सकते हो आप, आपने कंप्लेनेंट की सपोज करो रख दी, या आपने सपोज करो
अक्यूज रख दी, या आपने दोनों की मिलीजुली रख दी, या आपने कुछ भी बातें आप उस पर रिलाई नहीं करे, आपने हटा दी, तो अल्टीमेटली हुआ क्या इसका मतलब कि चार्जशीट तो अधूरी है। सपोज करो एक पार्टी अपनी तरफ से 100 चीजें दे रही है कि मेरी तरफ से ये 100 चीजें मतलब ये 100 चीजें हैं, चाहे वो कंप्लेनेंट दे रही है या अक्यूज बोल रहा है कि मेरी बेगुनाही में ये 100 चीजें मैं आपको दे रहा हूं। आयोग का मन किया कि मैं इस पर रिलाई नहीं कर रहा, मन किया जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी वो रिलाई नहीं किया, उसने चार्जशीट से हटा दी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपके पास आपके हिसाब से बेगुनाही के जो सबूत हैं वो भी हट गए चार्जशीट में से। तो ठीक है, लेकिन आयोग का काम ये नहीं है, कोर्ट का काम ये नहीं कि वो डिफेंस मटेरियल को सप्रेस करे। उनका काम यह है कि जो भी 100% मटेरियल दोनों पार्टीज की तरफ से मिला है या उन्होंने इंडिपेंडेंटली भी कलेक्ट किया है कुछ, तो उसको एज इट इज रिकॉर्ड पे रखा जाए जब चार्जशीट फाइल हो रही है। If such evidence is to be considered later during trial, there is no justification from barring its consideration at the discharge or questioning stage. To prevent the accused from invoking Section 91 of CRPC or 94 of BNSS at this stage is to render the provision meaningless and to permit incomplete investigation to be called complete. Investigation cannot be said to be fair if it ignores or excludes exhibitory material. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एविडेंस को बाद में देखना है, बाद में भी देखना है, 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी देखना है, तो भाई उसको डिस्चार्ज के टाइम देखो ना। लेट एवरीथिंग कम ऑन रिकॉर्ड, लुक इनटू दैट। आप अपना डिसीजन कैसे लेंगे, आप अपनी जुडिशियल माइंड कैसे अप्लाई करेंगे आधी बात जब आपके सामने है। तो प्रैक्टिकली आपके पास पूरी बात होनी चाहिए कि कंप्लेनेंट की साइड का ये वर्जन है, उस पर अगेंस्ट डिफेंस ने ये कहा, डिफेंस ने ये मटेरियल प्रोड्यूस किया है, और उसके निर्णय पर आप डिसाइड करो कि कोई प्राइमा फेसाई केस बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, सपोज करो आप आजकल देखते हो कि एक चम्मच आती है प्लास्टिक की चम्मच जो कि सिल्वर कलर में पेंटेड होती है। अब देखने में प्राइम फेसाई तो स्टील लग रही है, लेकिन अक्यूज कहता है कि नहीं साहब मैग्नेट लगा के देखो ये तो प्लास्टिक है। लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैग्नेट हम लगाएंगे 5 साल बाद, मैग्नेट लगाएंगे 10 साल बाद, 10 साल तक तो हम मानेंगे कि स्टील की चम्मच है। तो इसका कोई मतलब नहीं बचता फिर कि 10 साल अगर ट्रायल भी उसको झेलना पड़े। तो अब चलते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर। द प्रेजेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 182(211) ऑफ आईपीसी और इट्स इक्विवेलेंट 217(248) बीएनएस backs that IO has to work fairly and not only on the information received from the complainant. जब चार्जशीट फाइल होती है तो होता है उसमें एक कॉलम होता है, हर स्टेट का मुझे पता नहीं, बट स्टेट ऑफ यूपी के अंदर एक होता है कॉलम जहां पे लिखा होता है कि अगर कंप्लेंट झूठी है तो आपने 182 211 के अंदर कोई कार्रवाई करी है तो उसको नोट करो। ठीक है, इसमें होता है झूठी कंप्लेंट करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान होता है, उनके ऊपर मुकदमे होने का प्रावधान होता है। आप किसी पब्लिक ऑफिसर की पावर्स को मिसयूज नहीं कर सकते झूठी इंफॉर्मेशन देके किसी और को हार्म करने के लिए। ठीक है, उसका कहने का मतलब यह है। Denying the accused the opportunity to present evidence at the stage of charge framing amounts to treating him as convicted beyond doubt. It violates natural justice not within the courtroom but also during the investigative process. The role of the state is not to ensure that every accused faces a trial as a matter of ritual. Rather, it is to investigate impartially and place before the court all material that bears on the truth of the allegation. A procedure that bars exculpatory material until trial transforms trial into a punishment itself. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अक्यूज को डिनाई कर दी है ये अपॉर्चुनिटी कि वो अपने मटेरियल को, अपने एविडेंस को प्रेजेंट नहीं कर सकता एट द टाइम ऑफ चार्ज फ्रेमिंग या एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, तो अल्टीमेटली आपने उसको मान लिया, एक तरीके से ये माना जा रहा है कि भाई तू तो गुनहगार तू ही है अभी तो। ठीक है, तो और नॉट ये चीज को वो पूरा लाइफ फेस करेगा जब तक उसका ट्रायल खत्म नहीं होगा या जब तक उसकी अपील्स भी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो स्टेट का रोल ये नहीं है कि हर व्यक्ति को जबरदस्ती ट्रायल फेस कराया जाए। स्टेट का रोल ये है कि आप इम्पार्शियली उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करो, दोनों साइड के वर्जन्स को रखो कोर्ट के सामने, और उसके बाद कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करे और उसके बाद आप उसके ऊपर निर्णय लो कि इसके ऊपर डिस्चार्ज करना है, इसके ऊपर केस चलाना है। ठीक है, हाउ कैन कोर्ट अप्लाई जुडिशियल माइंड विदाउट लुकिंग इनटू द आर्गुमेंट्स एंड एविडेंस बेस्ड आर्गुमेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स? अगर अक्यूज की बातें उसके अंदर है ही नहीं चार्जशीट के अंदर, उसके एविडेंस है ही नहीं चार्जशीट के अंदर, तो आपने जुडिशियल माइंड कैसे अप्लाई कर लिया कि ये प्राइम एफएसआई इसके ऊपर चार्ज बनता है कि नहीं बनता? जब तक आपके सामने पूरी पिक्चर है ही नहीं, आपके पास वन साइडेड स्टोरी है, तब तक आप जुडिशियल माइंड कैसे अप्लाई कर सकते हो? फिर तो आपको प्राइम एफएसआई तो यही लगना चाहिए कि भाई अच्छा ये बोला गया कि मार पिटाई हुई, इसके साथ मारा पीटा, इसको 2 कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया, तो उसको 2 कपड़ों में घर से बाहर निकाला जाएगा, लिखा हुआ है क्योंकि प्राइम एफएसआई। लेकिन अब वो फिर लड़ते झगड़ते रहो कि लंबा लंबा केस चलता रहेगा। The role of an accused in criminal justice system cannot be reduced to that of a mere silent spectator. If any request to bring any evidence, record, or information is received from the accused as well, even before the defense stage,
that should be duly acted upon to ensure a fair investigation, trial, or other proceedings to stop the abuse of the process of law and to secure the ends of justice in consonance with Article 14 and 21 of the Constitution of India. यानी कि अगर अक्यूज की तरफ से भी कोर्ट के अंदर ये रिक्वेस्ट आती है कि साहब ये डॉक्यूमेंट को मंगवाओ, चाहे वो बिफोर डिफेंस स्टेज ही आए, तो भी मेरे हिसाब से उसको रिगार्ड करना चाहिए और वो मंगवाना चाहिए, ताकि आप फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सको, फेयर ट्रायल कर सको, या जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वो फेयर तरीके से हो सके. That no individual in India should be subjected to trial or prosecution based solely on arbitrary or discretionary actions of the complainant, investigating officer, or prosecution, as such actions violate the fundamental rights guaranteed under Article 14, 15, and 21 of the Constitution of India and the principles of natural justice, including the right to a fair trial and due process. Wrongful convictions and prolonged trial destroys lives, careers, and talent. They punish innocents while letting the real culprits escape. Procedure cannot be elevated above justice. No procedure shall become a barrier to justice. Therefore, the interpretation of Section 91 of CRPC and its BNSS equivalent 94 must evolve to ensure that justice is not defeated by withholding defense material at critical pre-trial stage. The experiences reflected in the above three judgments, coupled with certain acquittals after long imprisonment during trial or pre-trial due to belated consideration of exculpatory evidence, show a glaring gap in the present framework. That gap lies at the stage of investigation and charge framing. Unless filled, the principle of fair trial remains incomplete. Justice demands that both prosecution and defense be given equal opportunity to place their evidence on record before trial, so that the decision to proceed further rests on complete picture, not on one-sided story as presented by prosecution in the charge sheet. ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये आइडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखा था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अक्यूज को, विटनेसेस को और कंप्लेनेंट को प्रोवाइड किया जाए, ताकि से एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके, फेयरली सारी बातें रिकॉर्ड पे रखी जा सके. अब हम इसका सैंपल देखते हैं कि होगा क्या, ये करेंगे कैसे. सपोज करो अब ये पुलिस आती है, पार्टीज देखती है, रिक्वेस्ट 161 ऑनलाइन स्टेटमेंट करती है. यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कंप्लेनेंट को इशू सीआरपीसी 161 रिक्वेस्ट, डेट व्हेन नोटिस इज बीइंग इशूड, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली इसको कब इशू कर रहे हैं, आपने इशू नोटिस कर दिया, इंफॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली. ठीक है. सिमिलरली जो अक्यूज था, इसको भी आपने रिक्वेस्ट कर दी यहाँ पे. अच्छा, पहले मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ अक्यूज को लॉगिन करके. अक्यूज अपने नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाता है, ट्रैक केस स्टेटस करता है, और वो यहाँ पे वेट करता है कि देखो भाई मेरे से अभी तक यहाँ पे देखो भी फाइल ऑनलाइन 161 सीआरपीसी और 180 बीएनएस स्टेटमेंट अभी नॉट अवेलेबल है, इसके पास अभी ऑप्शन नहीं है. ठीक है. तो जैसे ही पुलिस यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉनिकली इसको नोटिस इशू करेगी, ये यहाँ पे बंदा रिफ्रेश करता है, इसके पास अब देखो बटन आ गया कि सबमिट स्टेटमेंट, फाइल ऑनलाइन 161 सीआरपीसी और 180 बीएनएसएस स्टेटमेंट. ठीक है. अब जैसे इसके एफआईआर के कंटेंट देखो कि उसके लिए क्या लिखे हुए थे कि ससुराल वालों ने दहेज मांगा, मारा पीटा, 3 जोड़ी कपड़ों में घर से निकाल दिया, पागल है, स्त्रीधन ले लिया, जो भी कुछ है. अब वो अपनी बात यहाँ पे रख सकता है. सिमिलरली पुलिस क्या करती है, पुलिस जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उसको भी अपना नोटिस कर देती है कि भैया तेरे को भी जो अपनी स्टेटमेंट देनी है वो तो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर दे यहाँ पे हमारे को, ताकि हर चीज को ट्रांसपेरेंटली कोर्ट तक पहुंचाया जा सके. ठीक है. और सिमिलरली जो डिफेंस का विटनेस था उसको भी कर दिया. अब देखते हैं कि बाकी लोग भी अपने ये ऑप्शंस देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे फाइल ऑनलाइन 161 सीआरपीसी का. अब देखते हैं कि कंप्लेनेंट को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये वाला ऑप्शन. कंप्लेनेंट आती है, नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाती है, ट्रैक की स्टेटस करती है, राइट साइड में देखती है कि सबमिट स्टेटमेंट, इसके बाद भी सबमिट करने का ऑप्शन आ गया. अच्छा, हम ये अज्यूम करते हैं कि कंप्लेनेंट सेम चीज सबमिट कर देती है इलेक्ट्रॉनिकली कि मेरे को वही ससुराल वालों ने मारा पीटा, दहेज मांग लिया, और अटैच एनी फाइल एज एविडेंस. अगर उसके पास नहीं है वो तो ब्लैंक छोड़ देगी, कुछ होगा तो सबमिट कर देगी, और सबमिट स्टेटमेंट कर देती है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे स्टेटमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली आती हो गई. अच्छा, पुलिस को क्या देखेगा यहाँ पे, अब देखते हैं. बड़ी पुलिस मीडिएशन फेल्ड केसेस में जाती है, पुलिस अपना व्यू करंट स्टेटस करती है. तो पुलिस देखती है कि ऑनलाइन स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अभी तक किसकी आ गई है. ठीक है. तो वो देखती है कि साक्षी शर्मा ने जो है अपनी सबमिशन डेट यानी कि 17/2/2026 को ऑनलाइन स्टेटमेंट दी थी कि ससुराल वालों ने दहेज मांगा, मारा पीटा, 3 जोड़ी कपड़ों में घर से निकाल दिया, पागल है, स्त्रीधन ले लिया, जो भी कुछ उसने लिखना था लिख दिया. फाइल एडेड, नो फाइल एडेड. ठीक है. अब क्या करते हैं, लेटस से कि अब अक्यूज आता है, अक्यूज भी अपना अपना
पक्ष तो रखेगा, ठीक है। अक्यूज को एक बार लॉगिन कराते हैं हम लोग। यहाँ पे मिंटू यहाँ पे लॉगिन करता है, मिंटू नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल पे जाता है, मिंटू ट्रैक केस स्टेटस करता है और राइट साइड में जाके वो सबमिट कर देता है। पहला, दैट फ्रॉम द सबमिटेड CCTV शी इज हैप्पीली लिविंग द हाउस। वो कहते हैं ना मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया, तो मारपीट के निकाला, CCTV फुटेज देखो उसको, वो बड़ी खुशी से घर छोड़ के जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, शी हरसेल्फ बुक द एयर टिकट्स 15 days इन एडवांस। तीसरा बोलता है प्लीज कलेक्ट CDR ऑफ माई सेल्फ एंड द अक्यूज एंड द कंप्लेनेंट, ठीक है। सपोज करो ऐसे कर देता है और यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन उसके पास होगा, वो सपोज करो CCTV फुटेज दे देता है, टिकट का प्रिंट दे देता है, ठीक है। ये सब वो सबमिट करके स्टेटमेंट सबमिट कर देता है अपनी। पुलिस यहाँ पे रिफ्रेश करती है और यहाँ पर देखो इंस्टेंटली ये उसकी स्टेटमेंट भी आ गई कि जो मिंटू शर्मा है उसने 17/2/26 को क्या सबमिशन किया है, दैट फ्रॉम द सबमिटेड CCTV शी इज हैप्पीली लिविंग द हाउस, शी हरसेल्फ बुक्ड द एयर टिकट्स 15 days इन एडवांस। थर्ड क्या बोलते हैं, प्लीज कलेक्ट CDR और माई सेल्फ एंड कंप्लेनेंट, ठीक है। और यहाँ पे उसने जो भी फाइल दी होगी, CCTV दी होगी, टिकट दी होगी, जो भी कुछ दिया है वो सारी चीजें पुलिस को दिख गई। इसका अब इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट इसका ये होगा कि जब पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करेगी, ठीक है, अब पुलिस को चार्जशीट फाइल करते हुए इस पे भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई अगर उसने बोला था कि तू CCTV फुटेज देख, तो तुमने चेक करी कि नहीं करी, उसने कहा CDR निकालो, तुमने निकाली कि नहीं निकाली, ठीक है। क्या उसने बोला कि ये टिकट उसने 15 दिन पहले बुक करी थी, तो आपने उसकी अकाउंट्स लड़की के चेक करे कि नहीं करे, आपने जो भी एयरलाइंस थी उससे आपने टिकट मांगी कि नहीं मांगी, किसने बुक करी है। तो अब क्या है कि चार्जशीट जो सबमिट होगी वो प्लेन सबमिट नहीं हो जाएगी कि हाँ जी प्राइम ऑफिसर केस बनता है, उसमें जवाबदेही यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भी तय होगी कि जब आपके पास ये इनपुट थे तो आपने इसको वैलिडेट क्यों नहीं किया। इससे हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी जवाबदेह बना रहे हैं, इससे हम फेयर ट्रायल की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ये महत्व था और इसीलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया था कि एक ऐसी सिस्टम की व्यवस्था हो जहां पे जो अक्यूज है, जहां पे जो विटनेस है, जहां पे जो कंप्लेनेंट है, उनको अपनी बातें ऑनलाइन सबमिट करने का एक जरिया मिले, ठीक है। तो ये थी इसका मकसद। अब होगा क्या कि जब वो चार्जशीट आएगा फाइल करेंगे, ठीक है, तो नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स उनको देनी पड़ेगी कि इन्होंने जो भी बोला मैंने उस पर, अगर आपने नहीं इन्वेस्टिगेट किया तो केस अगेन डिस्चार्ज के टाइम पे पर्सन बोल सकता है कि साहब मैंने तो बोल रखा है कि CCTV देखो, मैंने बोल रखा है टिकट 15 दिन पहले हुई है, मैंने कोई मार के बाहर नहीं निकाला है, कोई मेडिकल रिकॉर्ड इन्होंने फाइल में सबमिट नहीं किया जब इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक गवाही दी है, अपने जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटमेंट सबमिट करी कंप्लेनेंट ने, उसने कोई मेडिकल नहीं दिया कि मैंने उसको मारा पीटा, उसने कोई सबूत नहीं दिया कि वो घर कैसे गई है, मैं आपको बता रहा हूँ ये इस टिकट से सबूत घर पे गई है। ये सारी चीजें देख के जो है डिस्चार्ज बहुत ईजी हो जाएगा, आपको 15-15 साल मुकदमे नहीं लड़ने पड़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी सबमिशंस होंगे बहुत अच्छे से होंगे और इन्वेस्टिगेशन फेयर होगा और डिस्चार्ज के टाइम आपके पास आर्ग्यूमेंट करने का प्रॉपर मौका होगा। इससे कोर्ट भी क्या सिर्फ प्रोसिक्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कोर्ट प्रोसिक्यूशन से सवाल भी करेगा कि आपके पास अगर ये इनपुट था तो आपने इसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया। तो इस तरीके से एक फेयर सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो आज जरूरी है कि आज के भारत के अंदर हम एक ऐसी व्यवस्था दें जहां पर कंप्लेनेंट, अक्यूज, विटनेस सबके पास एक पोर्टल हो जो अपना इलेक्ट्रॉनिकली स्टेटमेंट सबमिट कर सके। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है जो मैंने आपको बताया कि सपोज करो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कुछ भी लिख दिया, जो स्टेटमेंट ऐसी लिख दी जो आपने दी भी नहीं, उन्होंने लिख दिया कि आप तो मुकदमा लड़ना चाहते हो लेकिन आपने तो कहा ही नहीं कि उसको मुकदमा लड़ना चाहते हो, लेकिन वो 161 में रिकॉर्ड कर दिया कि जो अपराधी है या अपराधी कह रहा हूं या जो भी अक्यूज है वो कह रहा है कि मैं तो अपनी बात न्यायालय में रखूंगा, आपने जबकि ऐसा बोला भी नहीं। तो अब आप क्या है इसको काउंटर कर सकते हो कि मैंने इलेक्ट्रॉनिकली जो भी मेरे सबमिशन थे मैंने पुलिस को दे रखे हैं, पुलिस ने उस पर इन्वेस्टिगेट किया, तो आप बताओ क्या किया, नहीं किया तो बताओ क्यों नहीं किया। तो ये सारे लूप होल्स को खत्म करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। आशा करता हूं आपको आज की बात बड़ी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो आने वाले वीडियो भी देखते रहना भाई। आज के वीडियो को मैं यही अंत करता हूँ, आगे देखेंगे कि पुलिस अपनी जब चार्जशीट सबमिट करेगी तो वो कोर्ट को कैसे देखेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरी वीडियो देखी, जिन्होंने नहीं देखी उनका भी धन्यवाद।